हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जो है आप लोगों के सामने आई हूँ एक नया व्लॉग लेकर। और ये जो है जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं DSSB TGT नेचुरल साइंस और PGT बायोलॉजी की जो है प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उससे रिगार्डिंग जो है ये स्टडी व्लॉग्स हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने चंडीगढ़ जो TGT है उसके लिए भी अप्लाई कर रखा है। तो मैं साइड बाय साइड उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा ना आज आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ जितना मुझे समझ आया है दोनों एग्ज़ाम्स में। और जो दोनों की साथ में तैयारी कर रहे हैं या फिर खैर इंडिविजुअली भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर साथ में कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ज़रूर बताऊँगी ये बात। तो पहली बात तो DSSB के अंदर जो मैंने एग्ज़ाम मतलब देखे, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देखे, उसमें ये चीज़ पता चलती है कि ज़्यादातर जो पेपर है वो 10th बेस तक का है। 9-10 से जो है क्वेश्चंस ज़्यादा थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80% पेपर वहीं से है। और वहीं पर अगर हम लोग चंडीगढ़ TGT की बात करें तो उसके अंदर ऐसा देखा कि मैंने जो पेपर है वो 11th-12th और ग्रेजुएशन बेस्ड है। तो मतलब अब इन दोनों की तैयारी साथ में करनी है, तो मतलब कि 12th लेवल तक का सब कुछ जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, NCERT बेस्ड है, नो डाउट, NCERT से बाहर नहीं है दोनों ही एग्ज़ाम्स में। लेकिन मैंने अब जो है इस तरीके से अपना फोकस जो है वो बिल्ड किया है इसमें कि मैं जो है ऐसे करूँगी कि दोनों एग्ज़ाम्स की मैं साथ में प्रिपेयर कर पाऊँ। और वो मैं कैसे कर पाऊँगी कि मैं 6th to 12th जो NCERT है मैं उनको कवर करूँगी, मतलब कि अपने जो साइंस के रिलेटेड पोर्शन है उसके लिए मैं बात कर रही हूँ फ़िलहाल। तो 6th to 12th की जो NCERT है उसको मैं जो है कवर करूँगी। यहाँ पर मैंने 10th लेवल तक की NCERT कवर कर ली है। उसके बाद मैं 11th-12th में सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है पोर्शन करूँगी, फिजिक्स वाला नहीं करूँगी। वो फिजिक्स में सिर्फ 10th लेवल तक का ही जो है प्रिपेयर करूँगी। ऐसा मैंने जो है अभी इसमें स्ट्रेटजी बनाई है अपने एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम के लिए कह सकते हो। तो यहाँ पर 11th-12th में मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। और केमिस्ट्री में मैंने जो है पहले कुछ जनरल टॉपिक्स लिए थे, मतलब जो थोड़े इजी होते हैं, जैसे पॉलीमर और ये सब ड्रग्स वगैरह का जो था वो सब जस्ट पढ़ने का था, तो वही किया था। और उसके बाद जो है अब मैंने लास्ट आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैंने केमिकल काइनेटिक्स किया था। और आज जो है मैं केमिकल इक्विलिब्रियम उसके अंदर करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी जब मैं वो कवर करूँगी उसके अंदर। तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग में मैं अपने काम कंप्लीट कर रही थी, जैसे झाड़ू पोछा, मतलब घर की क्लीनिंग हो गई और खाना वाना बनाना हो गया। तो यहाँ पर जो है मैं राजमा बना रही हूँ। और साथ में आपने देखा होगा हमों ने भी मेरी हेल्प की थी, पीछे आपने व्लॉग में देखा होगा। और हाँ, वो भी मतलब मेरे साथ ही रहता है क्योंकि अब उसकी छुट्टियां हो रखी हैं तो इस वजह से। और दूसरी बात क्या है कि उसको ना मतलब हर चीज़ में एंगेज रहना पसंद है। तो जैसे अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो वो भी मेरे साथ लगाएगा, अगर मैं पोछा लगा रही हूँ, देखो ये मेरे साथ ही खड़ा था यहाँ पर भी। और इवन इसने ही वीडियो शूट की थी ये वाली, तो मतलब काफ़ी देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा था मुझे भी। तो खैर ये सब होने के बाद जो है फिर मैं लाइब्रेरी आ गई थी। और लाइब्रेरी आने के बाद जो है मैंने जैसा आपको बताया कि आज मैंने जो है टॉपिक किया था अपने सब्जेक्ट में, वो था केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है। हाँ, अब आप ये बात बोलोगे कि कभी केमिकल काइनेटिक्स कभी केमिकल, मतलब कि ऐसा नहीं है, मैं 11th-12th को साथ में ही लेके चल रही हूँ। तो जिस टॉपिक का मेरा मन करता है मैं वही कर लेती हूँ। और साथ में थोड़े से ना कोरिलेटेड टॉपिक्स भी होते हैं, तो इस वजह से मैं उनको साथ में कर रही हूँ। दूसरा ये है कि जनरली हमें वो टॉपिक्स जो है वो 100% कवर करने हैं जो 9th-10th में भी हैं और उनका थोड़ा सा आगे 11th-12th में भी है। तो इस वजह से जो ये टॉपिक्स हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है वो चैप्टर है 10th क्लास में। तो उससे ही आगे जो है केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, काइनेटिक्स हो गया, इससे क्वेश्चन बनते हैं उससे रिगार्डिंग। तो इसीलिए जो है मैंने ये टॉपिक कवर करने का पहले सोचा। और ऊपर से सबसे मेन बात यह, मुझे ये टॉपिक सबसे मुश्किल लगता है, केमिकल इक्विलिब्रियम मुझे सबसे मुश्किल लगता है। और ये मुझे आज से नहीं, जब से मैं अपनी 11th क्लास में थी, मैं जब से मुझे टफ लगता है टॉपिक। तो मैंने आज जो इसका थ्योरी पोर्शन पूरा कवर किया है और इसके बाद मैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कल कवर करूँगी। आज मैंने जो है NCERT से लाइन टू लाइन इसकी डिटेल पढ़ ली है और जो मुझे अपने नोट्स प्रिपेयर करने थे वो मैंने कर लिए हैं, NCERT हैंड रिटन नोट्स। अब जो है मुझे सिर्फ प्रैक्टिस इसके अंदर करनी है और वो इसके न्यूमेरिकल्स की होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें से पूछे गए थे। अच्छा, DSSB में एक चीज़ हो रहा है कि 2021 का अगर पेपर देख रहे हैं तो उसमें तो 9-10th ओरिएंटेड है वो पेपर, नो डाउट। लेकिन अगर हम लोग वही चीज़ इसको 2018 का पेपर उठाएं DSSB का, तो वहाँ पर जो है
वो ऐसा नहीं है, उसमें 11-12 से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कह सकते कि इस साल पेपर कहाँ से आएगा, तो इसीलिए DSSB की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है 11-12 कवर करना। तो इसके बाद जो है फिर मैंने एक पेपर सॉल्व किया था, DSSB 2021 का ही था वो, और शिफ्ट तो मुझे नहीं पता कौन सी थी, क्योंकि मैंने जो है एक पूरी PDF ले रखी है इनसे प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो मैं वहाँ से जो है इनको कवर करती हूँ और डेली मैं एक पेपर जो है सॉल्व कर लेती हूँ, मतलब नेचुरल साइंस का और बायोलॉजी का। तो उस तरीके से जो है प्रिपरेशन हो जाती है और थोड़ा सा पता भी चल जाता है कि हम लोग कितने पानी में है ना, कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक है, हमें कितना आता है, कितने क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं। ऊपर से जो है प्रीवियस ईयर पेपर का ये भी रोल होता है कि इससे क्वेश्चंस कई बार एज इट इज़ रिपीट होते हैं, बहुत सारे आपने एग्जाम्स में देखा भी होगा और DSSB में भी हुए हैं, तो इस वजह से। तो ये करने के बाद फिर जो है मेरा ये कंप्लीट हो गया था, मैंने अपना प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया था। फिर मैंने जो है करा स्टार्ट इंग्लिश, और इंग्लिश में मैं जो है वोकैब पे, जैसे आपको पता है, ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो मैंने जो वोकैब अपनी नोट डाउन कर रखी है वो भी मेरे प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैंने नोट डाउन कर रखी है। और मैं जो नए पेपर्स करती हूँ इंग्लिश के, जैसे आज भी मैंने किया है एक पेपर, तो वो सब जो है मैं पूरा आप लोगों के साथ मतलब कि बताऊंगी भी, और वो मैं उसमें से जो भी मुझे मेन पॉइंट होते हैं, मैं मतलब जैसे वोकैब के अंदर हो गया, तो जो वोकैबलरी मुझे नहीं आती वो मैं नोट कर लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में रिवीजन के टाइम पर आसानी हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, रिवीजन भी मस्ट है, तो रिवीजन हमें बाद में करनी ही पड़ेगी। तो इस वजह से मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं इसको जो है पूरा कवर कर लेती हूँ और पेपर को, और जो उसमें से जैसे वोकैब हो गया या कुछ भी हो गया तो वो मैं जो है उसके अंदर लिख लेती हूँ, तो वो जो है मतलब थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है मेरे लिए। तो इसके बाद जो है फिर मैंने हिंदी के भी 2 पेपर सॉल्व किए थे इंग्लिश की तरह ही प्रीवियस ईयर के, और हिंदी में मैंने PRT के पेपर्स शायद लिए थे। आज मैंने हिंदी में या इंग्लिश में, एक में मैंने PRT के पेपर्स जो है वो सॉल्व करे हैं, एक मैंने PGT के भी मोस्टली सॉल्व कर लिए हैं, और PRT के जो है आज मैंने लिए थे हिंदी के लिए। तो हिंदी में जो है मैंने 2 PRT के पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करे हैं, और मतलब कि जो मेरे थोड़े से डाउट्स थे मतलब उसमें से, या फिर आप कह सकते हो कि जो नहीं आता था वो मैंने अपने नोट्स में लिखा है। और ये चीज़ आप लोगों को भी करनी चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगी, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इससे क्या होता है कि जब आप रिवीजन करते हो तो आपको ना इजीली हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी। आप रिवीजन के टाइम पर सारा दोबारा पढ़ने तो नहीं बैठोगे ना, सारे पेपर्स दोबारा तो नहीं खोलोगे, तो बेटर यही है कि आपको जो अच्छा पॉइंट लगे, जो आपको लगे ये दोबारा एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको अपनी नोट्स में जो है लिख लो, क्योंकि नोट्स पढ़ना आसान होता है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए पढ़ना बहुत आसान होता है कंपैरेटिवली इसके कि हम दोबारा से वो बुक्स या दोबारा से हम लोग वो सब चीज़ें पढ़ें, तो ये बेटर है। तो ये करने के बाद फिर जो है मैंने किया था आज GK मतलब कि जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में मैंने आज टॉपिक किया था वो जो है सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर भी पेपर सॉल्व किए थे, 2 पेपर मैंने जनरल अवेयरनेस के सॉल्व किए थे, उसमें से जो क्वेश्चंस थे वो लिखे थे, और जो प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने जो पहले क्वेश्चन ढूंढ कर लिख रखे थे वो किए थे। उसके बाद फिर मैंने आज मुगल एम्पायर किया था। मुगल एम्पायर मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है, मुगल्स के ऊपर पूरा, जैसे उसमें बाबर है, अकबर है, और इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार तो मतलब बिल्कुल डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो मैंने अब तक भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में से देख लिए हैं जो मुगल एम्पायर्स पे आए हैं, और कई बार तो एक पेपर के अंदर भी मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं जो सेम थे। 3-4 मतलब मैंने आज के पेपर में देखे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो आज पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं उसके अंदर मैंने 3-4 क्वेश्चन मुगल से देखे हैं। बाकी अभी तक जितने पेपर किए उनमें तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मुगल एम्पायर से रिलेटेड देखे हुए हैं। तो इस वजह से मैंने आज जो है मुगल वाला टॉपिक किया था, और इसमें मैंने आज जो है बाबर, और बाबर के बाद कौन आया था, अकबर, अकबर से पहले हुमायूं, तो ये 3 जो है मैंने आज कवर किए हैं। इसके बाद जो है मेरा जहांगीर, शाहजहाँ और वो सब जो है औरंगजेब मैं बाद में करूँगी। उसके बाद जो है इवनिंग में मैं घर आ गई थी, और थोड़ी देर जो है मैं यहाँ पर छत पर आ गई थी थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए, और फिर जो है अम्मू की जिद पर हम लोग पार्क आ गए, क्योंकि इसको टाइम नहीं मिल पाता है तो ये ऐसे ही करता है। और फिर जो है यहाँ पे पार्क में देखो झूला झूल रहा था, और जो है थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो गया था पूरे दिन का, क्योंकि जब आप मतलब पढ़ रहे हो या मेंटली वो ना, तो उससे मतलब अच्छा लगता है जब आप ऐसे मतलब जाओ कहीं पर ओपन उसमें। तो आज का कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।